हेलो बच्चों, टीएलसी मेस में आप लोगों का स्वागत है। और मैं इंडियन लाइन आकलन 2021-22 का कक्षा 8वीं का गणित पेपर लेकर के आया हूँ। पूरा सॉल्यूशन कराने वाले सारे डाउट्स क्लियर कराने वाला हूँ कि कौन से स्तर का आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता ही रहूँगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले पहला खंड था, देखिए पहला खंड में देखिए, बहुलक के लिए यूलर संबंध भी ऋण ई धन एफ का मान हमेशा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, भी क्या है, भी शीर्ष है और ई क्या है, कोर है और एफ क्या है, फलक है। आप समझते होंगे जैसे घनाभ देखते हैं, माचिस की डिबिया देखते हैं, जहाँ पर दो तीन जो मिलते हैं अर्थात कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। और जो लाइन होती है दो समतल के बीच में वो मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोर कहलाते हैं। और समतल पृष्ठ फलक कहलाते हैं। तो ये शीर्ष 8 होते हैं, कोर 12 होते हैं और फलक 6 होते हैं। ये 8 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। 14 में हम 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचे। तो हमेशा कितने के संबंध में होता है, 2 के मान होता है। तो ये आंसर हमारा सही था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसके एक बहुफलक नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड का व्यापक रूप है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इकाई में कौन सा है, जेड है। दहाई में क्या है, वाई है। तो 10 गुणित वाई हो जाएगा अर्थात 10 वाई हो जाएगा। और सैकड़ा के स्थान पर एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, 100 एक्स हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कोई दो संख्या 2 और 3 दोनों से अलग अलग विभाजित होती है तो वह संख्या निम्न में से भी विभाजित होगी। तो कौन सा होगा, ये 6 होगा। पांचवा प्रश्न है, 18 वर्ष बाद सुधा की वर्तमान आयु की 4 गुनी आयु होगी। तो सुधा की वर्तमान आयु क्या है। तो मान लेते हैं, माना कि सुधा की वर्तमान आयु x है। 18 वर्ष बाद सुधा की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 18 हो जाएगा अर्थात 18 जोड़ देंगे। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि वर्तमान आयु और सुधा की वर्तमान आयु और 18 साल की बाद की आयु का योग कितना होता है, 4 गुनी के बराबर होती है। वर्तमान आयु की 4 गुनी, 4 गुनी क्या हो जाएगा, 1 का 4 गुनी 4x। तो x धन 18 बराबर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये हमारा समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 4x ऋण x, ये 4x है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 18 हो जाएगा। 3x बराबर 18 घटाएंगे तो 3x बचेगा। ये 3 को भी इधर पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो x बराबर 18/3 हो जाएगा अर्थात सुधा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 6 वर्ष होगी। क्लियर है। अगला प्रश्न है, ऋण 5/8 में क्या जोड़ा जाए कि 2/9 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं, माना ऋण 5/8 में 2x जोड़ने पर 2/9 हो जाता है। मान लेते हैं x जोड़ दिए। अब इसमें देखिए पक्षांतर करते हैं, ऋण 5/8 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 और 9 पंचे 45 हो जाएगा। और इस तरह से गुणा करेंगे नीचे का हर से तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, उसका आंसर 61/72। तो x का मान कितना आ गया, 61/72 आ गया। ये हमारा राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने दुकान की सभी वस्तुओं पर 20% का बट्टा देती है, इसके बाद भी दुकानदार 12% का लाभ उठाती है। तो 1680 रुपये अंकित मूल्य वाला वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1680 रुपये। बट्टा देती है कितना, 20% अर्थात 1680 का 20% अर्थात क्या हो जाएगा, 1680 गुणित 20/100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 336। इसको कटाएंगे तो अब ये हमारा बट्टा निकल गया कितना रुपया, 336 रुपये 1680 रुपये का। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो, ये 1680 में हम 336 को घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 1344 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, माना
वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो उसमें लाभ कितना पा रहा है, 100 का 12% कितना हो जाएगा, 12 रुपया। अर्थात वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो वो कितने में बेचता है, उसको 112 रुपये में बेचता है। जबकि 112 रुपये है, विक्रय मूल्य 112 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना है वहाँ पे, 100 रुपया है। तो विक्रय मूल्य यदि 1344 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/112 गुणित कितना हो जाएगा, 1334 रुपया। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 1200 रुपया आता है। ये आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं इसी तरह का प्रश्न जो है आप लोगों को दिया था, ये 100% वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 4 घोड़ों को 70 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों पर 35 मीटर लंबी रस्सियों से बांधा गया है। खेत का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर घोड़े घास नहीं चर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये खेत वर्गाकार खेत बना लिए, ठीक है। इसको समझते हैं। सबसे पहले वर्गाकार खेत की भुजा कितना है, 70 मीटर की है। अब ये चारों कोनों में घोड़ों को बांध दिया गया है, कितनी लंबी रस्सी से, 35 मीटर की लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो एक घोड़ा 1/4 वर्गाकार का चारा चरेगा, दूसरा घोड़ा 1/4 का वर्गाकार का चारा चरेगा, तीसरा घोड़ा भी चारा चरेगा और चौथा घोड़ा भी 1/4 का चारा चरेगा। तो 1/4 का चारा चरेंगे तो घोड़े जो है कितना, पूरा एक वृत्त का चारा चर लेंगे और बचेगा क्या, ये छायांकित भाग बचेगा। इसी छायांकित भाग का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न जो है घुमा दिया गया है, ठीक। इसी तरह का प्रश्न मैं भी बताया था आयत वाला। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेते हैं। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, अर्थात 70 गुणित 70 कर देंगे तो 4900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकल जाएगा वर्गाकार खेत का। अब चारों घोड़े मिलकर 35 मीटर वाले त्रिज्या का वृत्ताकार क्षेत्र का घास चर पाएंगे। इतने घास चर पाएंगे, कितना है इसका त्रिज्या, r बराबर 35, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r का वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल भी मैंने बताया था उसका सूत्र, तो मान रख देंगे पाई बराबर 22/7 गुणित 35 गुणित 35। आर का मान 35 है तो आर का वर्ग है, अर्थात 2 बार गुणा कर दिए हम। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7 5 35 बचेगा क्या हमारे पास, 22 गुणित 5 गुणित 35 बटेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ये आएगा 3850 रुपये वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर लिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जहाँ पर घोड़ा नहीं चर पाए उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें घटा देंगे वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 3900 रुपया हमारा खेत का क्षेत्रफल था। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 3850 रुपया आ गया। दोनों को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 1050 वर्ग मीटर। ये क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, अर्थात घोड़े नहीं चर पाए उस भाग का क्या होगा, ये क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 44 सेंटीमीटर गुणित 22 सेंटीमीटर का आयताकार पेपर लीजिए, उसे चित्र में दिखाए अनुसार मोड़िए ताकि वह एक बेलन में परिवर्तित हो जाए। इस प्राप्त बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए पेपर की लंबाई कितना है, 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, 22 सेंटीमीटर। 44 गुणित 22 है, अर्थात लंबाई 44 सेंटीमीटर, अर्थात यही क्या बनेगा, परिधि बनेगा। इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बेलन के आकार का इस तरह से बन जाएगा। तो यही उसकी ऊंचाई हो जाएगा 22 और ये कितना हो जाएगा, 44 उसकी परिधि हो जाएगी। परिधि बराबर क्या हो जाता है, परिधि 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, अतः 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको r निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 44/2π। अब यहाँ पे पाई का मान रखेंगे, तो पाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 44/2 गुणित 22/7 होता है, 22/7। अब ये 22 क्या हो जाएगा,
पाई का मान रखेंगे तो 22 नीचे ही रहेगा और 7 किसके साथ हो जाएगा, ऊपर में गुणा हो जाएगा। ये 7 जो है ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा, तो 44/2 हो जाएगा गुणित 7। ये 7 किधर चला गया, ऊपर की ओर गुणा हो जाएगा। तो ये r बराबर हो जाएगा, ये 22 से कम 22, 22 दूने 44, बचेगा क्या 2, एक कम 2 और ये 2 को कटा देंगे तो बचेगा क्या हमारा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, 7 सेंटीमीटर बचेगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अब यहाँ पे बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r का वर्ग h होता है। r हमारा निकल गया कितना, 7 सेंटीमीटर। तो 22/7 गुणित 7 का घात 2 गुणित 22 हो जाएगा। तो 7 का घात 2 अर्थात 7 को 2 बार गुणा कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 बचेगा क्या हमारे पास 22 गुणित 7 गुणित 22। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3338 घन सेंटीमीटर होगा बेलन का आयतन। ये प्रश्न मैंने सेम टू सेम पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, नंबर कुछ अलग था लेकिन यही प्रश्न आप लोगों को बताया था, तो ये मिलता जुलता प्रश्न ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक जिसमें 7.5 घन मीटर कंक्रीट भरा है एक कार्य स्थल पर पहुंचता है। इस स्थल पर 5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बनाया जाता है। इस ट्रक के कंक्रीट से बनाए गए चबूतरों की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न भी आपके लेवल का ही है लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है ताकि आप लोगों की दक्षता या कौशल को देखना चाहता है कि आप में कितना दक्ष हैं। तो यहाँ पे ट्रक के कंक्रीट का आयतन कितना हो जाएगा, 7.5 घन मीटर हो जाएगा। चबूतरा का आयतन कितना हो जाएगा, चबूतरा का आयतन और ट्रक के कंक्रीट का आयतन क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो इसका क्या हो जाएगा, चबूतरा का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर ट्रक में कितना घन मीटर भरा हुआ है, 7.5 घन मीटर भरा हुआ है। तो इसका मान रख देंगे, लंबाई कितना है 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। तो ये मान रख दिए, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये लंबाई और चौड़ाई नीचे के साथ गुणा हो जाएगा। तो 7.5/5 गुणित 2 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूने 10। अब इसको हम यदि इसको कैलकुलेशन करते हैं, हल करेंगे तो कितना आएगा, 0.75 आएगा, क्योंकि ये 10 से भाग करेंगे तो ये दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 7 से आगे आ जाएगा। क्लियर है। खंड ब में देख लेते हैं, x के 3 गुने से 8 अधिक है, संख्या x की 3 गुने से 8 अधिक है, बीजी व्यंजक के रूप में लिखे। तो x के 3 गुने से 8 अधिक, मान लेते हैं x का 3 गुना कितना होगा, x का 3 गुना 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब 3 गुने से 8 अधिक, 8 अधिक अर्थात क्या हो जाएगा, उसमें 8 जुड़ जाएगा। तो हमारा बीजी व्यंजक क्या बन जाएगा, 3x धन 8। इसमें कहता है एक वर्ग बनाइए, इसके सभी सममित अक्ष या सममित रेखाएं खींचिए। तो ये वर्ग बना लेते हैं। वर्ग में सममित अक्ष क्या हो जाएगा, ये सीधा बराबर एक सममित अक्ष हो जाएगा, ये दूसरा सममित अक्ष हो जाएगा और ये कोने कोने शीर्ष और शीर्ष से तीसरा सममित अक्ष हो जाएगा और ये कोने कोने से क्या हो जाएगा, चौथा सममित अक्ष हो जाएगा। इस तरह से 4 संभव सममित अक्ष होंगे। सममित अक्ष अर्थात बराबर 2 भाग में यदि बांटते हैं और 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, वही रेखा क्या होगा, सममित रेखा होगा। 13 नंबर का प्रश्न था, एक 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना था, एक समांतर एक रेखा खींच लेना था। एक रेखा खींचने के बाद में यहाँ पर एक बिंदु लेकर के ऐसा अर्धचाप काटना था। यहाँ पर लंब खींचेंगे। अब यहाँ से इस कटान बिंदु से और इस कटान बिंदु से हमें क्या करना था, समान दूरी पर ये चाप काटना था, बराबर दूरी पर। तो चाप काटने से ये कटान बिंदु प्राप्त होता और इस बिंदु को मिलाने से ये क्या बन जाता है, एक लंब बन जाता। और ये रेखा से ये रेखा की दूरी कितना नाप लेते, 4 सेंटीमीटर नाप लेते और यहाँ पर बिंदु लगा देते। क्लियर है। यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से काम करते, ये चाप काटते। चाप काटने के बाद चाप फैलाकर ये कटान बिंदु से और इस कटान बिंदु से
फिर से यहाँ पे चाप काटते हैं। क्लियर है? तो ये कटान बिंदु और ये इसको मिला देने से ये हमारा क्या बन जाता, समांतर रेखा बन जाता, एल रेखा और ये एम रेखा। इस तरह से दोनों क्या हो जाती है, समांतर रेखा बन जाता। क्लियर है? बना लेंगे। एक विद्यालय में विद्यार्थी द्वारा पहने जाने वाले जूतों की माप के आंकड़ों को दंड आरेख में प्रदर्शित कीजिए और दंड आरेख पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दंड आरेख मैंने पिछले वीडियो में 7वीं की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दंड आरेख किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे दंड आरेख बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक लाइन जो है ये जूतों की माप वाला ले लेंगे और ये क्या होगा, ये विद्यार्थियों की संख्या के लिए खड़ी लाइन लेंगे। तो जूतों की माप के लिए 4, 5, 6, 7, 8 है और यहाँ पे नंबर कर देंगे इस तरह से 50, 100, 150, 200 इसका। अब यहाँ पे क्या देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं 4 नंबर की जूतों की माप कितना है, 50 है। तो 50 के सीधे में क्या करना था, ये स्तंभ हमको बनाना था। उसी तरह से 5 नंबर का कितना है, 200 है। तो 200 के बराबर में ये स्तंभ बनाना था। इस तरह से क्या करना था, सभी का स्तंभ बनाना था। आशा है ये आप बना लिए होंगे। तो इसी से देख करके जो है हमको पता चलता है कि कौन सी माप के जूते सबसे कम विद्यार्थी पहनते हैं। तो देखिए कौन सी माप के जूते सबसे कम पहनते थे, 4 नंबर के माप के जूते सबसे कम पहनते थे। दूसरा प्रश्न है माप 6 के जूते पहनने वालों के विद्यार्थियों की संख्या बताना है। 6 नंबर के जूते पहनने वाले कितने हैं, देखिए कितने हैं, 300 विद्यार्थी हैं। खंड स में है प्रश्न 15, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो कितने वर्ग हैं इसको गिन कर देखिए। ये 9 वर्ग तो पहले से हो गए, 1, 2, 3, 9 वर्ग तो हैं ही। अब उसके बाद जो है 9 वर्ग के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ग बनेगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 1 वर्ग बनेगा, 11 हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर में 1 वर्ग, ये 12 वर्ग होगा। 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 13 हो जाएगा और ये पूरा वर्ग जो है ये कितना होगा, ये 14 होगा। इस तरह से 14 वर्ग बनेंगे। ठीक है। 16वां नंबर का प्रश्न, 10 रुपये के 1 नोट के बदले में 2 रुपये के कितने सिक्के मिलेंगे। तो 10 रुपये के 1 नोट के सिक्के के सिक्के में बदलना है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 10/2 अर्थात कितना। लास्ट क्वेश्चन था, दी गई आकृति की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप बराबर क्या हो जाता है, परिमाप बराबर हो जाता है सभी भुजाओं का योग। ये भी मैंने सूत्र आपको बताया था कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। सभी भुजा को जोड़ देते, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर, इसको जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता है, ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था। आशा है ये सभी प्रश्न आप बनाए होंगे और समझ गए होंगे। ये सभी प्रश्न जो है अपने लेवल का ही दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा आपकी बौद्धिक क्षमता को आजमाना चाहता था कि आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों के लिए। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।